3 दिवसीय राष्ट्रीय विचार वर्ग के तृतीय दिवस के प्रथम सत्र में आज का विषय रहेगा नरेगा की असलियत। इस विषय पर मुख्य वक्ता रहेंगे आदरणीय मानिक चंद जी सुराणा। आप राजस्थान सरकार के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, पूर्व वित्त आयोग अध्यक्ष भी रहे हैं। छात्र जीवन से राजनीति से आपका जुड़ाव रहा है। आपने अनेक सफल आंदोलनों का नेतृत्व किया है और नरेगा पर काफ़ी गहरा अध्ययन किया है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे आदरणीय श्री दीपक जी प्रदीप। आप हमारे स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय कार्यालय के प्रभारी हैं और ये जो ज्ञान गंगा का प्रवाह 3 दिन से हम लोगों के बीच चल रहा है, इसमें अनेक महापुरुष चिंतक जो यहाँ पधारे, उन सब के बीच समन्वय स्थापित करने का भागीरथी प्रयास जो उन्होंने किया, ये सब इनके प्रयासों से सफल हो पाया। मेरा आग्रह आदरणीय दीपक जी से और आदरणीय सुराणा जी से कि वे मंच पर पधारे हैं। नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित है, उसमें अनेक विसंगतियां जिस प्रकार से हैं और उनका विवाद भी, उनके बारे में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उनके संचालन के बारे में, क्रियान्वयन के बारे में जो विवाद है, उन सब का गहरा अध्ययन आदरणीय सुराणा जी ने किया है। मेरा आग्रह आदरणीय सुराणा जी से कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन विषय रखें। स्वदेशी जागरण मंच के इस 3 दिवसीय कैंप के आखिरी दिन हमारे बीच में उपस्थित हैं स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक श्री अरुण ओझा साहब, आदरणीय कश्मीरी लाल जी, अनेक उपस्थित विद्वज्जनों, बंधुओं, बहनों। 2 दिन से जो विद्वतापूर्ण भाषण मैंने सुने और आप लोगों ने भी सुने, मैं इस स्टेज पर सशंकित हूँ कि उस तरह का धारा प्रवाह विद्वतापूर्ण बात मैं नहीं कह पाऊँगा। मैं एक साधारण राजनीति का आदमी हूँ, जिसको कह सकते हैं कि डे टू डे पॉलिटिक्स का आदमी हूँ, पर मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के अलावा जो भी राजस्थान में वित्त मंत्री रहने के नाते, वित्त आयोग का अध्यक्ष रहने के नाते, खादी बोर्ड का अध्यक्ष रहने के नाते जो भी मेरा अनुभव संपर्क रहा और जो भी छोटा मोटा अध्ययन करता रहा हूँ, उसके आधार पर नरेगा के संबंध में मैं कुछ निवेदन करूँगा। नरेगा शब्द अंग्रेजी का है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कानून हमारे देश में सन 2005 में बना और 2005 में बनने के बाद, जिसको अंग्रेजी में NREGA कहते हैं, वो हिंदी में हमारा नरेगा हो गया। और सब भाषाओं में, सब प्रांतीय भाषाओं में जो कार्यक्रम है ग्रामीण एडल्ट को, ग्रामीण वयस्क को और प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार की गारंटी देना, इस कार्यक्रम का नाम आम भाषा में भी नरेगा पड़ गया। नरेगा का कानून संविधान में जो आर्टिकल 41 है वो राइट टू वर्क के संबंध में है और उस आर्टिकल के कारण और उसकी कुछ पूर्ति करने के लिए ये एक्ट प्रभाव में आया और उसके प्रियम्बल में ये कहा गया, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एनहांसमेंट ऑफ livelihood security of the households in rural areas of the country
by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in every financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work and for matters connected therewith or incidental thereto. यानी 100 दिन का रोजगार प्रत्येक परिवार के में से एक वयस्क को जो अनस्किल्ड अकुशल श्रम करने को तैयार है, यहाँ स्किल्ड वर्क आप करना चाहते हैं तो नरेगा में आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आप अनस्किल्ड वर्क करना चाहते हैं तो आपको 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रत्येक हाउस होल्ड को हिंदुस्तान भर में, कोई सा प्रांत हो, कोई प्रदेश हो, कोई यूनियन टेरिटरी हो और किसी प्रकार का स्टेट हो, बड़ा छोटा, उन सब के लिए ये गारंटी इसमें घोषित की गई है। इस एक्ट के प्रावधानों को मैं अलग अलग नहीं, जो बेसिक प्रावधान है वो धारा 3 में है, गारंटी ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट टू हाउस होल्ड्स, वो तो प्रियम्बल था, और वैधानिक गारंटी, कानूनी गारंटी वो धारा 3 में प्रावधित की गई है। Save as otherwise provided, the state government shall in such rural areas in the state as may be notified by the central government provide to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work not less than 100 days of such work in a financial year in accordance with the scheme made under the act. स्कीम तो एक्ट के तहत बनेगी, लेकिन 100 दिन का अकुशल श्रम जो करना चाहते हैं उनके 100 दिन के रोजगार की गारंटी। और रोजगार की गारंटी जो है, फिर भी हमारी संसद ने ये कानून बनाते वक्त में कुछ गाइडलाइन देने का ध्यान रखा और महत्वपूर्ण गाइडलाइन दी गई जिसकी अवहेलना भी बराबर हो रही है। मैं गाइडलाइंस में से कुछ बातें इस सदन के सामने निवेदन करूंगा। द फोकस ऑफ दिस, ये शेड्यूल 1 है एक्ट का, शेड्यूल 1 जो धारा 4(3) के तहत बनाया गया है। मिनिमम फीचर्स ऑफ ए रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी की जो स्कीम बनेगी उसमें मिनिमम गारंटी क्या होगी, मिनिमम फीचर्स उसके क्या होने चाहिए। द फोकस ऑफ द स्कीम शैल बी ऑन द फॉलोइंग वर्क्स इन देयर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी: वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे पहला जल संरक्षण और वाटर हार्वेस्टिंग पर सबसे अधिक प्राथमिकता, और प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर प्राथमिकता इस बात की रखी गई है। दूसरे में ड्रॉट प्रूफिंग, अकाल से हमारी मुक्ति हो उस तरह की योजना, कार्य योजना पंचायत की बननी चाहिए। और राजस्थान तो खैर अकाल पीड़ित, ऐसा 2 साल में 1 साल कौन सा है कि जब हम अकाल में नहीं रहेंगे, और अब तक हम 40 अकाल भुगत चुके हैं। और राजस्थान में ये वर्ष तो अपवाद है कि देश में भयंकर अकाल है और राजस्थान के 26 जिले अकाल से पीड़ित हैं। और अकाल से पीड़ित जो हैं, मैं उस पर चर्चा बाद में करूंगा, अभी तो सरकार ने घोषित कर दिए हैं। तो ड्रॉट प्रूफिंग, चूंकि राजस्थान में बार बार अकाल पड़ते रहे हैं, तो हमारे लिए ये बहुत, यानी हमें ये प्रकाश देती है ये गारंटी स्कीम कि यदि अब हम में समझ हो, हमारी ग्राम पंचायत में समझ हो, जनप्रतिनिधियों में समझ हो, पंचायत समिति के अग्रजों में समझ हो, तो ड्रॉट प्रूफिंग का काम व्यापक पैमाने पर इस गारंटी स्कीम के तहत किया जा सकता है। उसके बाद में है तीसरे नंबर की प्राथमिकता में इरिगेशन कैनाल्स इंक्लूडिंग माइक्रो एंड माइनर इरिगेशन वर्क्स। अधिकतर लोग सब अंग्रेजी जानते हैं, फिर भी सिंचाई की ये नहर,
जिसमें माइक्रो बहुत छोटी नहरें और माइनर, नहरी सिंचित क्षेत्र में जो रहते हैं वो माइनर से परिचित है कि जो सबसे छोटा करीब 4 फुट का जो प्रवाह होता है दोनों तरफ सीमेंटेड के बीच में, उसको माइनर कहते हैं। अंग्रेजी में माइनर का मतलब है ही बहुत छोटा। प्रोविजन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी टू लैंड ओन्ड बाई हाउस होल्ड्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स और टू लैंड ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। चौथी प्राथमिकता है कि उन लोगों की ज़मीनें जो कि शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं और जिनको भूमि सुधारों के माध्यम से सरप्लस लैंड के में से कुछ भूमि उपलब्ध हुई है भूमिहीन के नाते, ऐसे लोगों के भूमियों को सिंचित करने का प्रयत्न करना। उसके बाद है रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग डिसल्टिंग ऑफ टैंक्स। वाटर बॉडीज़ वो जो भी हमारे तालाब, बड़े तालाब, बावड़ियाँ, पुराने, जो डॉक्टर अनुपम मिश्र जी ने जिनका हमसे परिचय कराया 1 तारीख को विशद कंप्यूटर पर प्रदर्शन करके, वो जैसलमेर के अमर सागर कैसे बने और कब बने, तो जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, बड़ी वाटर बॉडीज़, बड़े जल संरक्षण, जल संग्रहण के जो भी हमारे ढांचे हैं, उनको रिनोवेट करें, उनका पुनरुद्धार करें और उनका डिसिल्टिंग, टैंक्स का डिसिल्टिंग करें। अब मैं देख रहा हूँ और आपने देखा है कि ये 1 से 5 जो मिनिमम फीचर्स किसी भी ग्रामीण गारंटी योजना के होने चाहिए, उसमें जल ही जल है और जल से संबंधित है। 1, 2, 3, 4, 5 ड्रॉट प्रूफिंग भी उसमें है। और उसके बाद में लैंड डेवलपमेंट, भूमि का विकास। ये लैंड डेवलपमेंट का यहाँ मतलब किसी नगर की भूमि का विकास से नहीं, वो कृषि भूमि के विकास से है। फ्लड कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन वर्क्स इंक्लूडिंग ड्रेनेज इन वाटर लॉक्ड एरियाज। फ्लड कंट्रोल का भी काम इसमें हो सकता है और ड्रेनेज इन वाटर लॉक्ड एरियाज, जहाँ वाटर लॉगिंग हो गया है, पानी रुक गया है, उसमें ड्रेनेज का काम भी इसके तहत किया जा सकता है। और उसके बाद में है रूरल कनेक्टिविटी टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड्स, ऑल वेदर एक्सेस। ग्रामीण संपर्कों के लिए हर वेदर में वो संपर्क जारी रहे ग्रामीण क्षेत्र में, तो रूरल कनेक्टिविटी यानी ग्रामीण सड़कों का प्रावधान भी इसमें है। एनी अदर वर्क विच में बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो 9 मिनिमम फीचर किसी भी कार्य योजना के बताए गए, मैं अभी आपको जब नरेगा के बारे में अर्ज करूंगा तो मेरा ये मानना है कि इसमें से जो ऊपर के 1, 2, 3, 4 फीचर्स हैं, उनकी व्यापक पैमाने पर अवहेलना पूरे प्रदेश में हो रही है। अन्य प्रांतों से मैं अधिक वाकिफ नहीं हूँ, अन्य प्रांतों के हमारे प्रतिनिधि और विद्वान और अग्रज हमारे उपस्थित हैं, इसलिए अन्य प्रांतों में क्या स्थिति है उसको आप देखेंगे। ये मैंने जो परिशिष्ट में से जो 7-8 प्राथमिकताएं बताई है, उसके संदर्भ में आपको देखना है। ये सारा ढांचा इस नरेगा के एक्ट के द्वारा खड़ा किया गया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राम पंचायत को कार्य योजना बनाने का, वार्षिक कार्य योजना ग्राम पंचायत को बनानी है कि अगले साल हम क्या करना चाहते हैं, हम गांव में क्या क्या काम करेंगे। कार्य योजना में संशोधन पंचायत समिति नहीं कर सकती, ध्यान करें। ग्राम पंचायत की कार्य योजना में पंचायत समिति यदि ये सोचती है कि कोई कार्य योजना आवश्यक है जिसको ग्राम पंचायत ने छोड़ दिया है, तो वो उसको ऐड कर सकती है, लेकिन प्रस्तावित कार्य योजना को विलोपित करने का अधिकार पंचायत समिति को नहीं है। वो उसमें ऐड कर सकती है, उसमें संशोधन मतलब उसमें वृद्धि कर सकती है, लेकिन उसमें से किसी भी पार्ट को विलोपित नहीं कर सकती। ये प्रावधान है। अब एक प्रावधान ये है और दूसरा प्रावधान ये है कि हर हाउस होल्ड को 100 दिन का रोजगार है। तो अब आप यूँ मानिए कि यदि एक गांव में 500 लोग
प्रार्थना पत्र देते हैं कि हम काम करने को तैयार हैं। तो ग्राम पंचायत को योजना ऐसी बनानी पड़ेगी कि जिसमें 500 लोगों को रोजगार 100 दिन का मिले। और चूंकि इस योजना में 60% श्रम है और 40% सामग्री है, तो श्रम और सामग्री का अनुपात वो हर ग्राम पंचायत का नहीं देखा जाना है, वो पूरी पंचायत समितियों का देखा जाना है कि कुल मिलाकर कहीं पर 2% कहीं कम हो जाए, कहीं 2% ज़्यादा हो जाए, औसत 40% सामग्री का कंपोनेंट हो। अब ये जो अनुपात ऊपर से बना दिया गया है, अब आप सीधा सा ये देखिए कि 500 आदमी एक दिन का रोजगार औसत 50,000 और 50,000 का 100 दिन का रोजगार, वो उनको कम पेमेंट होगा, वो अलग मुद्दा है। पर औसत मान के चलिए कि वो तो काम पूरा करेगा तो 100 रुपये आपको देने हैं, तो 50,000, 500 आदमी का रोज का 50,000 और 100 दिन का 50 लाख। 50 लाख का जहाँ श्रम होगा वहाँ पर उसका 2/3 अपन भाग करेंगे 50 का, तो उतना रुपया सामग्री के पेटे आएगा। और 50 को 2/3 हो गया करीब 33 लाख, तो 50 लाख और 33 लाख, 83 लाख रुपया उस ग्राम पंचायत को अपनी कार्य योजना में डालना पड़ेगा, सामग्री सहित और श्रम के पेटे 50 लाख और सामग्री 40%, जो भी श्रम के अनुपात में 40% है, 50 लाख के अनुपात में वो 40% सामग्री का प्रावधान इस कानून में है। ये मैंने आपको जो नरेगा का जो कानून बना उसके प्रावधानों के बारे में जानकारी इसलिए दी कि अपन अभी उस पर फील्ड में क्या हो रहा है इस पर अपन चर्चा करें। ये एक्ट 2005 में पास हुआ और 2006 में, ये ऐसा नहीं है इसका एक्ट में कि एक्ट के पास होते ही सब जगह 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हो गया। इसमें प्रावधान रखा गया है कि कौन से प्रांत में, कौन से जिलों में कब से काम शुरू होगा, इसको भारत सरकार नोटिफाई करेगी। भारत सरकार के नोटिफिकेशन के बाद जो भी लाभ इसमें लिखे हैं उन लाभों से वहाँ के नागरिक, वहाँ के ग्रामीण नागरिकों पर तो मतलब सिटीजन्स के लिए या शहर में रहने वालों के लिए है भी नहीं, वहाँ के ग्रामीण उससे लाभान्वित होंगे। तो 2006 में भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला। 24 जनवरी 2006 को एक्ट 5 में पास हुआ, जनवरी 6 में नोटिफिकेशन आया, जिसमें 118 जिले इस नरेगा में घोषित किए गए। अलग अलग प्रांतों के अलग अलग संख्या है। आंध्र प्रदेश के 13 थे, अरुणाचल प्रदेश का 1 था, आसाम के 8 थे और राजस्थान के 6 थे और उत्तर प्रदेश के 22 थे, बिहार के अलग थे। कुल 118 जिले इसमें घोषित किए गए। तो 6-7 का जो फाइनेंशियल ईयर है, 6 से ये वो उपलब्ध हो गया, ये 24 जनवरी 6 से, खैर कुल मिलाकर 7-8 में ये शुरू हुआ राजस्थान में, और अन्य जगहों पर भी महीने 2 महीने की तैयारी के बाद ही शुरू होता है कोई भी कार्यक्रम। तो 7-8 और 8-9 2 साल का हमारा अनुभव है, और कुछ जगह हो सकता है 6-7 में भी ये काम शुरू हो गया। तो हमारे पास अभी 2.25 साल का अनुभव इसका है। और 8-9 में ये नरेगा 596 जो देश के ज़िले हैं उन सब में लागू हो गया। 596 जिलों, राजस्थान में जैसे 6 जिलों में था, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, करौली, उदयपुर और झालावाड़। तो 6 के बाद अब 33 में लागू है 8-9 में। 8-9 में 8 के बाद 8-9 से देश के प्रत्येक ग्रामीण भाग में ये लागू है, और ये कानून मील का पत्थर है। ये कानून देश की संसद की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और राइट टू वर्क को 365 दिन ना सही 100 दिन उसको क्रियान्वित करने, 100 दिन रोजगार देने का जो बीड़ा उठाया गया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।
अब सवाल ये है कि ये तो एक कानूनी पृष्ठभूमि में इसकी हो गई, मौके पर नरेगा में क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो मोटे तौर पर तो जो परिशिष्ट में 8 बातें लिखी है कि वाटर कंजर्वेशन सबसे पहले और वाटर संग्रहण। अब आप सारे कार्यक्रम को देखें तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जल संग्रहण में या वाटर हार्वेस्टिंग में किसी भी प्रकार की कोई प्रगति नहीं है। हम लोग जो भी सार्वजनिक जीवन में हैं, खास तौर से मरु प्रदेश जहाँ 11 जिले हैं, और राजस्थान ही नहीं, देश के का कौन सा ऐसा प्रांत है कि जहाँ पानी का हाहाकार नहीं है, पीने के पानी का। सिंचाई का पानी हो सकता है बहुत प्रांतों में बहुत हो, पर पीने के पानी का हाहाकार कहाँ नहीं है। मैं परसों ही पढ़ रहा था, उत्तराखंड में, कश्मीरी लाल जी तो रोज दौरे में रहते हैं, इनको ध्यान है, नदियां सूख रही है, झरने सूख रहे हैं, स्ट्रीम सूख रही है, और नदियों में जो पानी का प्रवाह है वो कम हो रहा है। और ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, ये जो भी हमारी नदियां हैं उसमें ये अनेक जगहों पर जहाँ नदियों के कारण बहुत पानी था, उनमें भी जल का संकट, उत्तराखंड जैसे में पीने के पानी का संकट और उसकी कमी और उसका पोल्यूशन, उसमें प्रदूषण, ये यदि उत्तराखंड में है तो हम जो मरुस्थल के निवासी हैं, तो हमारी स्थिति तो आप वैसे भी अंदाज कर सकते हैं कि मरुस्थल के निवासियों का, राजस्थान के निवासियों का यानी क्या क्या स्थिति होगी। मैं बहुत आभारी हूँ कि डॉक्टर अनुपम मिश्र साहब ने हमें परसों 4 तारीख के सेशन में बहुत जीवित तरीके से और बहुत जोरदार वाणी में उन्होंने हमें हमारे पुरखों की अकल से परिचित कराया। और पुरखों की अकल ये कि रेगिस्तान में रहना है तो इस तरीके से रहना है कि 3 सेंटीमीटर बारिश में भी ऐसे तालाब बनाओ कि जो इनका आगोर इतना बड़ा हो कि वो तालाब भर जाए। तो जैसलमेर के राजा में या जैसलमेर के जो भी राज चला रहे थे, वो यदि 800 साल पहले, 600 साल पहले अमर सागर बना सकते हैं, तो आज इस वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर और जितना अभियांत्रिकी का ज्ञान इकट्ठा हो गया है और जितना धन इस ग्रामीण योजना में उपलब्ध है, ध्यान करें 6,200 करोड़ रुपया तो राजस्थान में पिछली बार लगा 8-9 में, और इस साल का प्रावधान पहले 9,500 बताया जा रहा था, अभी परसों तरसों आया है कि 9,000-9,25,000 करोड़ रुपया इस राजस्थान को नरेगा में प्रावधानित किया गया है। मैं अर्ज करता हूं कि इसमें सरकार तो एस्टिमेट के आधार पर प्रावधानित कर रही है, पर यदि नीचे से मांग ज़्यादा है, यदि नीचे से मांग ज़्यादा है, नरेगा में हर परिवार का एक एडल्ट काम करना चाहता है, तो उसको इस नरेगा के कानून के बाद में रोक कौन सकता है। और आपने आज प्रार्थना पत्र दिया, सरकार के लिए आवश्यक है कानून में कि 15 दिन में रोजगार उपलब्ध कराए, अन्यथा 16वें दिन वो रोजगार उपलब्ध कराए न कराए उसको 100 रुपये देने पड़ेंगे। ये उनकी इच्छा पर नहीं है कि वो कब रोजगार पर लगाएं, कि प्रार्थना पत्र देने के 2 महीने बाद लगाएं, 4 महीने बाद लगाएं, 15 दिन की छूट है कि 15 दिन में सोच लो कहाँ लगाना है और उसको बता दो कि फला काम पर आप जाएं। और आप नहीं बता सकते हैं, कोई बात नहीं, आप पर तो 100 रुपये का मीटर सरकार पर उस आदमी का चालू है, आपको रोजगार उसको देना पड़ेगा। वो अलग बात है कि हमारे ग्रामीण कमज़ोर हैं, हमारे ग्रामीण इन प्रावधानों से अधिक परिचित नहीं हैं और अनेक बार वो इन प्रावधानों का कानूनी उपयोग करने की ज़्यादा सक्षम स्थितियों में नहीं है। लेकिन ये बातें छिपेगी कब तक? ये तो आखिर जग जाहिर होनी है कि 15 दिन, और गाँव वाला जानता है कि 15 दिन के अंदर देना पड़ेगा, एक साधारण आदमी जानता है। हाँ, ये ठीक है कि वो उसके रुपया देना पड़ेगा, वो रुपया 10 दिन में देना पड़ेगा, 15 दिन में इस कानून में लिखा है कि आज रोजगार हफ्ते के बाद चुका है, एक हफ्ते के मस्ट रोल बनेंगे,
और जिस तारीख को उसने काम किया है, हमारे राजस्थान में 10 दिन के बन रहे हैं और 15वें दिन आ जाना चाहिए पैसा। पैसा महीने से आ रहा है, 1.5 महीने से आ रहा है, मैं खूब जानता हूँ, मैं फील्ड में ही घूमता हूँ, तो 2-2 महीने से भी आ रहा है। लेकिन प्रावधान ये है कि 15वें दिन पेमेंट होना है। आज 10 दिन पूरे हुए, 1 तारीख से 10 तारीख तक, तो मेरा पेमेंट 15 सितंबर को आना चाहिए। ये प्रावधान है। और इन प्रावधानों का मतलब प्रावधान न समझें, ये देश का कानून है, हम रूल ऑफ लॉ में जी रहे हैं और इन सब का मैंडेटरी फोर्स है। ये आवश्यक है कि सरकार इनकी पालना करे, और कोई भी सभ्य सरकार कहलाने लायक होगी तो निश्चित रूप से उसको इसकी पालना करनी पड़ेगी। रूल ऑफ लॉ का उपदेश सरकार दूसरों को नहीं दे सकती, रूल ऑफ लॉ से सरकार स्वयं भी बधी हुई है, और इसलिए ये जो भी प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों के अनुसार सरकारों को चलना पड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं कि अब आप जरा प्रावधान पर आएं। मैं अभी भारत के दूसरे प्रांतों में कितना रुपया है उसको भूल जाता हूं, उसका अभी मैंने कैलकुलेशन अलग अलग किया भी नहीं है। देश में 39,100 करोड़ रुपए का प्रावधान नरेगा में है। 39,100 करोड़। इस साल जो बजट प्रणब मुखर्जी साहब ने रखा उसमें 39,100 करोड़। पिछले साल 8-9 में जब चिदम्बरम थे वित्त मंत्री, उन्होंने इनिशियली 16,000 करोड़ का प्रावधान रखा था, 16,000 करोड़ का। और 16,000 करोड़ का प्रावधान रखते हुए भी उनको कहना पड़ा था कि चूंकि हमारी लीगल गारंटी है 100 दिन की, तो यदि लोगों की, ग्रामीणों की मांग बढ़ेगी तो मैं उसके अनुरूप ही लीगल गारंटी को पूरा करने के लिए प्रावधान में बढ़ोतरी करूंगा। तो 16,000 तो एक इनिशियल खाली प्राथमिक अनुमानों के आधार पर 16,000 किया गया था। लेकिन आपको जानकर, आपको ये मैं जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले साल 8-9 में भी 36,000 36,750 करोड़ रुपया खर्च हुआ, और इस साल उन्होंने एस्टिमेट किया है 39,100 करोड़ का। कहा यह गया कि हमने नरेगा में 144% की वृद्धि कर दी है। आप सबने पढ़ा होगा, नरेगा में 144% की वृद्धि। 144% की वृद्धि किस प्रावधान से? वो 16,000 वाले से। 16,000 को पकड़े बैठे रहेंगे तो वाकई में 16 के 32 और 32 से वो करके 144 एग्जैक्ट आता है, 39,100 करोड़ रुपए। पर भाई असल तो खर्च हुआ है 36,750। तो मैंने कैलकुलेट किया कि कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो 6.4% वृद्धि हुई पिछले वास्तविक खर्च में, और अब जो प्रावधान है उसमें 6.4% की वृद्धि है, 144% की नहीं है। अब ठीक है, तो राजनीति है, 144 उस इनिशियल प्रावधान से कह रहे हैं तो सही भी है, और वास्तविक खर्च से देखें तो बिल्कुल गलत है, सिर्फ प्रचार है। खैर, उसमें अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रावधानों से मैंने आपको परिचित कराया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ राजस्थान के संदर्भ में क्या हो सकता है और हो क्या रहा है राजस्थान के संदर्भ में। इस परिशिष्ट में जो आखिरी काम है, रूरल कनेक्टिविटी, हर वर्ष प्रतिवर्ष ग्रामीणों को उपलब्ध हो जाए एक जगह से दूसरे जगह जाने की स्थितियों को, उसको हमारी ग्राम पंचायत सर्वाधिक महत्व देती है। ग्रेवल सड़क बन जाए, ग्रेवल सड़क बन जाए। और दूसरा महत्वपूर्ण काम नरेगा में क्या होता है, जब कलेक्टर को कहा जाता है कि साहब रोजगार देना है, 400 आदमी हैं, 500 आदमी हैं, अरे वहाँ कोई जौहड़ है कि नहीं गांव में? हाँ साहब जौहड़ है, तो जौहड़ है तो जौहड़ खोदो। और जौहड़ खोदने का कार्यक्रम उस वार्षिक योजना में पंचायत भेज देती है कि एक तरफ तो जौहड़ खोदेंगे और एक तरफ ग्रेवल सड़क बनाएंगे। मुख्य काम दो ही हैं। ये 80% जो कार्य योजना बनती है ग्रामों की, उसमें दो ही मुख्य काम हैं, जौहड़ खोदना, जो पुरानी जौहड़ हैं उनको खोदना, और रूरल कनेक्टिविटी, कोई ग्रेवल रोड का निर्माण करना।
आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250 की आबादी का गांव, और जो ढाणी गांव घोषित हो चुका है वो कवर हो गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। 250 की आबादी कवर हो गई है एक तरफ से, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नॉर्म यह है कि हम गांव को एक तरफ से पक्की सड़क देंगे। तो एक तरफ से पक्की सड़क आ गई, 250 की आबादी तक में आ गई। अब आप कौन सी रूरल कनेक्टिविटी में को करना चाहते हैं? वो कोई ढाणी होगी 100 आदमियों की, 50 की, 25 की। तो गांव में जो प्रभावी हैं 20% मैं जो कह रहा हूं उसमें ग्रेवल सड़कें भी कोई सही बन रही होगी, 15-20%, जिसका वास्तव में सही उपयोग होगा पूरे गांव की दृष्टि से। लेकिन 80% काम ग्रेवल सड़कों का, ग्रेवल सड़क उत्पादक नहीं है, उत्पादकता नहीं है उसमें। अरे आप 1000 साल चलते रहे बिना ग्रेवल सड़क के, तो अब क्यों नहीं चल सकते? क्या आपकी प्राथमिकता में वाटर कंजर्वेशन है ही नहीं? क्या आपकी प्राथमिकता में वाटर संग्रहण है ही नहीं कि आप इस ग्रेवल सड़क पर 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं? आप वाटर कंजर्वेशन पर सरकार को नीति निर्णय खाली इस परिशिष्ट में लिखना काफी नहीं है कि ये सबसे ऊपर प्राथमिकता में। मैंने माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जो इस राजस्थान के ही हैं उनको पत्र लिखकर कहा कि आप नरेगा में देश के पैमाने पर 65% रुपया या 2/3 रुपया आप जल संरक्षण और जल भंडारण पर खर्च करें। जल संरक्षण, जल भंडारण पर खर्च करें, जो आइटम नंबर 1 है। ऐसा आप करेंगे और उसके साथ 2, 3, 4, 5 ड्रॉट प्रूफिंग, नंबर 2 पर ही है ड्रॉट प्रूफिंग। ड्रॉट प्रूफिंग नंबर 2 पर, और फिर इरिगेशन कैनाल्स और माइक्रो एंड माइनर इरिगेशन वर्क। क्या रेगिस्तान में हमें सब जगह माइक्रो इरिगेशन संभव नहीं है हमारे लिए। हम चाहे जहाँ पर वो नहर नहीं बना सकते, वो इंदिरा गांधी नहर जहाँ है, वैसे मैं माफ़ी चाहूँगा, डॉक्टर अनुपम मिश्र जी ने कहा कि ये इंदिरा गांधी नहर आई और उसके कोई जल प्रदाय के दिखाए कि जो फूटे पड़े थे। निश्चित रूप से 20% गाँव में फूट भी गए होंगे वो जो GLR बने हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंदिरा गांधी नहर के कारण जो परिवर्तन आया है राजस्थान के मरुस्थल में, 13 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई हो रही है। और आज जोधपुर शहर, फड़ौदी शहर कहाँ से पानी पी रहा है? इंदिरा गांधी नहर का पानी पी रहा है। हजारों गांव इंदिरा गांधी नहर से पानी पी रहे हैं। ठीक है, हम उससे पानी इसलिए पी रहे हैं क्योंकि हमने जो हमारे पास विकल्प था, जो विकल्प है, हमने उसका उपयोग नहीं किया। और जहाँ से नहर गुजर रही थी उसके पास के गाँव वालों ने कहा कि साहब हमें पानी तो दो पीने का। उनको पानी दिया गया और मैं समझता हूँ कि वो नीति बिल्कुल सही थी कि गांव के किनारे, नहर के किनारे या माइनर के किनारे और किसी वितरिका के किनारे 10-20 किलोमीटर में कोई गांव है तो प्यासा क्यों रहेगा? वहाँ राजस्थान के ये विविधताएं हैं भूगोल में, मीठे पानी का भंडार हर जगह उपलब्ध नहीं है। मेरे ज़िले में लूणकरणसर नाम का तहसील है, जहाँ से जिसका क्षेत्र है, जिसका मैंने प्रतिनिधित्व किया विधानसभा में 3 बार, वो खारा पानी है। 20 गांव हैं जहाँ पर कि मीठे पानी का भंडार है, और बाकी सब गाँव में नीचे आप कितना ही खोदिए खारा पानी है। तो खारा पानी है तो फिर क्या करेंगे? नहर से जल की योजना बनाकर उनको पानी दिया गया, मैं उसको उचित मानता हूँ, क्योंकि जो काम मैं अभी अर्ज करूँगा, जो प्रस्तावित करूँगा कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसलिए स्टॉप गैप में जो कुछ किया गया, नहरों को गाँव को पानी दिया गया, वो सही की दिया गया। अन्यथा क्या प्यासे थोड़ी रखते गाँव को? आखिर तो पब्लिक पॉलिसी को देखना पड़ेगा, सार्वजनिक नीति में सम्यक होनी चाहिए, रेशनल होनी चाहिए। तो वो रेशनैलिटी उसमें है, उसकी जो भी कमियां हैं वो अलग अलग है, वो ठीक है। लेकिन जो काम अनुपम मिश्र साहब ने कहा कि ये 1 लाख लीटर का भंडार है, चूरू में बना है, 200 साल पहले बना है, चूरू में बना, सुजानगढ़ में बना, अनेक तहसीलों में बना,
बीकानेर में है। वो काम आज क्यों नहीं हो रहा है हर खेत में? भारतीय जनता पार्टी तो खैर, माननीय दीनदयाल जी तो नारा बहुत पहले लगा गए थे, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। हर खेत को पानी हम पहले दे सकते थे, नहीं दे सकते थे, अलग मुद्दा है। नरेगा के बाद हर खेत को पानी, हर खेत में पानी आज संभव है। जो हमारे पुरखों की अकल ने काम 200-150 साल पहले किया, वो काम आज मैं विनम्रता से अर्ज करना चाहूँगा, आज हर खेत में, वो बरानी का खेत है तो उसमें, और नहरी का खेत है, इरिगेशन एरिया जो 25% 30% है राजस्थान में, नहर के किनारे, नहर जो सिंचित कहलाता है, कमांड एरिया है, कमांड के बीच में भी अनकमांड एरिया भी होते हैं, पर 25-30% तो सिंचित है ही है, 30% सिंचित का आंकड़ा है। आंकड़ा सरकार बार बार छाप रही है, इसलिए मैं उसको ऑथेंटिक मानता हूँ, उसकी गहराइयों में मैं नहीं गया हूँ कि 30 है या नहीं है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब धन उपलब्ध है और किनके यहाँ काम हो सकता है, सरकार कहती है चयनित परिवारों के को व्यक्तिगत लाभ दिया जा सकता है। चयनित परिवारों की सूची हर गांव की है। चयनित परिवार कौन है, उसमें कोई एपीएल के लोग भी घुस गए, उस बहस को अभी नहीं छेड़ना है। चयनित परिवार जो हैं 18 लाख हैं राजस्थान में, 18 लाख थे माननीय वसुंधरा जी के टाइम में, और अब वो सूचियां जब रिवाइज हुई तो 22 लाख हो गए। तो हमारे पास 22 लाख लोगों की सूची है बीपीएल की, कि जिनके खेतों में लाख लीटर का भंडार जल का, जलकुंड के माध्यम से, आप उसको जलकुंड कहें, आप उसको टांका कहें, वो राज्य सरकार मतलब नरेगा के अंदर उपलब्ध है धन 1,40,000 रुपया एक कुंड के लिए, एक एक कुंड के लिए। तो भाई 18 लाख कुंड तो बन सकते हैं ना। जो 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 परमिसिबल लिस्ट है कि यहाँ चयनित परिवार के यहाँ बन सकता है। उसके बाद दूसरी लिस्ट है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल अनुसूचित जाति का हमारा वो भाई जो चयनित की लिस्ट में नहीं है, उसके यहाँ बन सकता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके किसी भी परिवार में, किसी के खेत में, चाहे वो चयनित है नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, उनके यहाँ परमिसिबल है, छूट है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और चयनित परिवार, इनकी सूची में ही काम किया जाए तो 22 लाख की तो चयनित परिवारों की है, और 10-1 लाख की दूसरे हमारे भाइयों की बन जाएगी, जनजाति और अनुसूचित जनजाति की। तो हमारे पास टास्क है कि हम 32 लाख लोगों के खेतों में जलकुंड बना दें। हम क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि जिसके खेत में बनना है उसको ये जानकारी नहीं है कि 1,40,000 का कुंड तेरे खेत में, क्योंकि तू बीपीएल की लिस्ट में है, बन सकता है। और जानकारी है तो भी सरपंच साहब जब तक सूची नहीं भेजेंगे कार्य योजना में, कार्य योजना बनाना तो वो पंचायत के वार्ड पंच और जो भी पंचायत कहलाती है, जो बॉडी है जिसका परपेचुअल सक्सेशन है, जो वोटों मतों से चुनी गई है, आप देखेंगे कि कार्य योजनाओं में कुंड को प्राथमिकता कहीं नहीं है। कुंड तो कोई 15-20, 25 मुश्किल से एक एक ग्राम पंचायत में आपको प्रस्ताव में जाएंगे और कहेंगे कि 20 तो 25 गए थे, पर 7 या 8 या 10 बने रहे हैं। मैं अर्ज करता हूं कि आप यदि जो धन उपलब्ध है, मैंने ये निवेदन किया है कि 2/3 जल भंडारण और जल संरक्षण, तो 1/3 तो अपन ने छोड़ दिया है। 9,000 9,500 को आप 9,000 मान लें मोटे तौर पर, तो 1/3 का मतलब है 3,000 करोड़ रुपया तो दूसरे कामों में आप खर्च कर सकते हैं, चाहे वो ग्रेवल सड़क है, रूरल कनेक्टिविटी है, अन्य जो कुछ भी करना है करिए। 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए सुरक्षित करिए, जल भंडारण और जल संरक्षण के लिए। और उसमें कोई कैनाल के पास में अनुसूचित जाति का भाई है तो उसके खेत में पानी लग सके, उस व्यवस्था भी कर दीजिए। और कोई किसी कैनाल को रिपेयर करना है तो वो भी कर दीजिए, वो प्रावधान है इसमें। आखिर तो सिंचित क्षेत्र 30% है, तो बहुत ग्राम पंचायतों में से नहर निकल रही है, और कोई माइनर निकल रहे हैं, वितरिकाएँ निकल रही है, और उनकी मरम्मत भी इसमें संभव है। तो ये काम किया जा सकता है। अब आप देखें कितने कुंड बन सकते हैं। अभी
पहले कुंड 1 लाख में बन रहा था, अभी सरकार ने उसको रिवाइज किया है 1 लाख का कुंड एक खेत में। तो भाई 1 करोड़ में कितने कुंड बने? 100 कुंड बने। और 100 करोड़ में कितने बन गए? 10,000 बन गए। 100 करोड़ में 10,000 और 1,000 करोड़ में 1 लाख कुंड, 6,000 करोड़ में 6 लाख कुंड। और नरेगा के प्रावधान से ही हम चलें 3 साल तक, तो बीपीएल का कोई खेत बचेगा नहीं कि जिसमें जलकुंड न बन सके, न बन सके। पर मैं निवेदन करता हूं कि ये दुर्भिक्ष अभी पड़ा हुआ है। 2002-2003 में भयंकर दुर्भिक्ष था और उस वक्त माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। 87 में अकाल पड़ा राजस्थान में भयंकर, 1987, 86, 87, 87, 88। उस वक्त शिवचरण माथुर थे मुख्यमंत्री। 60 की बात मुझे याद है कि उस वक्त अकाल पड़ा तो लोगों ने छाल की रोटी खाई, पेड़ के छाल से छाल की रोटी और कुछ गेहूं, कुछ छाल को पीस के वो उन्होंने रोटी खाई। खैर आज स्थिति अलग है। आज दुर्भिक्ष की अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ नरेगा में धन उपलब्ध है। और जब हमें मालूम है कि हमारे यहाँ तो 15 मिलीमीटर वर्षा होगी या 20 होगी, 25 होगी, इससे ऊपर नहीं होगी, और 50 साल का आंकड़ा हमारे पास है, तो हमारे पुरखों ने जो गांव भर को पानी पिलाने के लिए जिस तरह के स्ट्रक्चर खड़े किए, वो पीने के पानी के थे। और मैं कहता हूं हर खेत में ऐसा कुंड हो, 1,00,000 लीटर का। सरकार ने जब ₹1,00,000 दिए थे कुंड के लिए, उस वक्त सरकार का एस्टिमेट ये था कि 50,000 लीटर का कुंड बनेगा। गवर्नमेंट का एस्टिमेट था इसमें 50,000 लीटर का कुंड बनेगा। अब फिर बीच में रिवाइज हुआ। अब जो कुंड प्रस्तावित है डेजर्ट एरियाज में, उसमें 13.5 डायमीटर गोलाई है, 13.5 फीट की गोलाई है, डायमीटर उसका 13.5 है, और उसकी गहराई 16 है कुंड की। तो हमने एस्टिमेट किया वो कल कि वो 65,000 लीटर पानी उसमें इकट्ठा हो सकता है। वो फार्मूला है, उस फार्मूले से कैलकुलेट किया कि 65,000 67,000 के बीच में पानी इकट्ठा होगा। मैं इस राय का हूं कि रेगिस्तान में कुंडी बने तो 1,00,000 लीटर का बने, और 1,40,000 का अभी जो प्रावधान कर दिया है सरकार ने, ये रुपया यदि ग्राम पंचायत को नहीं, लाभार्थी को क्या हाथ में दिया जाए और लाभार्थी के माध्यम से खर्च किया जाए, और लाभार्थी को ही जिम्मेदार बनाया जाए कि ये स्पेसिफिकेशन जो सरकारी हैं उसकी पालना आपको करनी है, ये चौड़ाई, ये डायमीटर, ये गहराई, और इसमें बेस्ट से बेस्ट मटेरियल लगाना है आपको। तो मेरा अनुमान है, मैं गांव के बीच में ही रहता हूं, कि 1,00,000 नहीं तो 95,000 लीटर का कुंड निश्चित रूप से 1,40,000 में बनेगा। कोई रोक नहीं सकता उसको, और उतना रुपए में जो कुछ सामान आ रहा है आज भी, उससे 1,00,000 लीटर का कुंड बनेगा। पर हम बना नहीं रहे। मैं आपको पुरानी बात कह रहा हूं, क्यों अकाल में कुंड नहीं बन सकते थे क्या? हमने जो 40 अकाल भुगते, उसमें कुंड नहीं बन सकते थे? कुंड नहीं बने। हमने 70,000 करोड़ रुपया राजस्थान में अकालों पर खर्च किया है, 70,000 30 अकालों में, पर अकाल का कुंड आप कोई भी कहीं भी नहीं देख सकेंगे। अकाल में कुछ मक्के, जो ये 2002-03 का था, तो कुछ मकान जरूर अलाउ हो गए कि आप घर बना पाएंगे, वो इंदिरा आवास के पैटर्न पर कुंड। मंत्री थे गृह मंत्री गुलाब सिंह जी शेखावत, मैं उस वक्त विधानसभा में भी था, कोई उपचुनाव में आया था, तो मेरी लंबी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, लंबी बातचीत हुई गुलाब सिंह जी से। मैंने कहा आप कुंड की खुदाई क्यों नहीं मंजूर करते? इसमें क्या दिक्कत है? आखिर तो लेबर सामग्री, आप तो लेबर दे रहे हैं, तो लेबर कुंड की खुदाई में जाए। खैर मैं उनकी, वो आज दुनिया में नहीं है, मुझे पीठ पीछे कहना पड़ेगा कि उन्होंने 2002 के फेमिन में, बहुत लेट 2002-01 के फेमिन में, अप्रैल मई के महीने की तारीखों में अकाल के फंड से खुदाई
कुंडों की कराने की स्वीकृति पहली बार सरकार द्वारा दी गई। खैर वो एक कुछ शुरुआत हुई कि आखिर तो खुदाई में 30,000 रुपये लगते हैं बड़े कुंड की खुदाई में, जिसमें 70-80 हज़ार लीटर पानी इकट्ठा हो। तो वो पहली बार एक शुरुआत हुई कि हाँ ये कुंड की खुदाई अकाल में हो सकती है। सीआरएफ में आज तो बयान है माननीय सीपी जोशी साहब का, नरेगा में 100 मजदूरों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। कारण जो उन्होंने बताया मेरे बिल्कुल समझ में आता है कि ये कानून से दिया हुआ है रोजगार, ये कोई कार्यकारी आदेश से रोजगार नहीं दिया गया है, यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं दिया गया है, ये विधि से द्वारा दिया हुआ 100 दिन का रोजगार है। विधि कानून संशोधित होगा तो 100 दिन की जगह संसद 150 दिन करेगी तो 150 हो जाएगा, 200 दिन करेगी 200 हो जाएगा। लेकिन ऑफ हैंड जिस तरह से कहा जा रहा है कि नरेगा में 200 दिन दे दो, 200 दिन दे दो, तो उन्होंने कहा भाई ये विधि का काम है, इसलिए ये मनमर्जी का काम नहीं है और इसलिए इसमें फिलहाल कोई संशोधन जब तक नहीं होता तब तक इसमें कोई 200 दिन का रोजगार नहीं दे सकते। प्रश्न ये है कि राजस्थान में सीआरएफ के माध्यम से सेंट्रल रिलीफ फंड जो है, जो हर सरकार के पास है, अभी उस बात पर भी मैं बाद में आऊँगा। अभी तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि इस 6,000 करोड़ रुपया 9,000 का 2/3 इसका उपयोग हर खेत में जल कुंड में क्यों ना हो। और जब पूरे गांव के पीने के लिए पानी काफ़ी था, लाख लीटर में, जो बस्तियां चाहे छोटी रही होंगी, तो हर खेत में यदि पानी हो जाए तो हम इस मरुस्थल में, पानी के अभाव के कारण ही तो मरुस्थल है, यदि ये नीति स्वीकार हो जाए और भारत सरकार एक ही आदेश करे कि 65% रुपया जल भंडारण के काम में, या ये जो भी शेड्यूल में 1, 2, 3, 4, 5 प्रायोरिटी है, चाहे वो कैनाल के रिपेयर में, माइक्रो कैनाल के रिपेयर में, माइक्रो इरिगेशन में और जल के संबंध में जो भी प्रावधान है उसमें लगेगा, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से राजस्थान पानी के मामले में, चूँकि हमारे पास भूमि बहुत है, आप ध्यान करें, बहुत से प्रांत हैं जहाँ भूमि 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ से ज़्यादा है नहीं काश्तकार के पास। हमारे काश्तकार के पास में 50 बीघा भी है, 30 भी है, 40 भी है, और इसलिए हम 1 बीघे में 1 बीघा लगता ही नहीं है कुंड बनाने में। कुंड बनेगा, आगोर बनेगा, ध्यान करें, कुंड का आगोर बनेगा। जो ये मैंने कहा ना 13.5 मीटर का कुंड, 16 फीट की गहराई का कुंड, इसका आगोर जो है वो उसके चारों तरफ करीब 20 फीट का आगोर बनेगा। तो आधा बीघा उसमें जाता है, पाव बीघा उसमें जाता है, तो हमें पोसाता है। हो सकता है दूसरे प्रांतों को पोसाए, नहीं पोसाए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम तो करें, हम तो उसका उपयोग करें। सिरोही जिला जो है ये रेगिस्तान नहीं। सिरोही में एक पंचायत समिति है शिवगंज। शिवगंज की पंचायत समिति में 100 फीट गहराई के कुंड, मेरी जानकारी है नरेगा में बन रहे हैं, उन्हीं के खेतों में, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के खेतों में, चयनितों के खेत में नहीं। अभी आदेश जो हुआ वो सिर्फ अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए हुआ। माननीय अरुण ओझा साहब, 5,70,000 का इन्वेस्टमेंट एक खेत में हो रहा है नरेगा से, उस गरीब के खेत में, और वो जब हो जाएगा, हो रहा है, शायद काम चालू हैं, 10 करोड़ रुपए एक पंचायत समिति में नरेगा के तहत खर्च हुए, तो उसका नाम है शिवगंज पंचायत समिति। तो वो जब होगा, निश्चित रूप से जिनके खेतों में वो बनेंगे, वो वापस वहाँ बन रहे हैं करीब 125 कुंड, वो वापस नरेगा में 100 रुपये की मजदूरी करने नहीं आएगा। उसकी 10, 15, 12 बीघा, 15 बीघा, 8 बीघा जमीन सिंचित हो गई है, वो दूसरे को अपने खेत पर 100 रुपये की मजदूरी देने के लायक हो जाएगा, वो खुद उसमें नहीं आएगा। नरेगा में जो प्रावधान है, ठीक है, मजदूरी देने का प्रावधान सबसे ऊंचा है कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम रोजगार देंगे, पर रोजगार को सृजनात्मकता से, उत्पादकता से जोड़ना आपका हमारा काम है, सरकार का काम है। आखिर सरकार कोई हवा में नहीं है। यदि उसी धन के खर्चे से उत्पादकता बढ़ सकती है तो निश्चित रूप से उत्पादकता बढ़ाने का काम होना चाहिए,
और लाख लीटर जब किसी के खेत में इकट्ठा होगा, वो उसका क्या उपयोग करेगा? या तो वो 100 फलदार पौधे लगाएगा, या वो 4 गाय रखे, तो 4 गाय को साल भर पानी पिलाने का और अपने परिवार के पीने का पानी वो लाख लीटर के कुंड में, जिसकी क्षमता लाख लीटर है, आप ये मान के चलें कि 4 बारिश होगी, 4 बार भरेगा, कुल मिला के उसमें 2 लाख लीटर पानी इकट्ठा होगा, और जितनी कैपेसिटी है उसका डबल पानी बारिश के कारण, बार बार बारिश, बार बार का मतलब कम से कम 4 बार 5 बार, आखिर तो रेगिस्तान में भी 5-6 बारिश होती है। और वो 2-2 कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में काम कर रहे हैं, और अन्य प्रांतों में भी कृषि विश्वविद्यालय बहुत काम कर रहे हैं। राजस्थान में काजरी भी है, जिन्होंने रेगिस्तान में कौन से पौधे फल फूल सकते हैं, फलदार पौधे, उन्होंने बहुत रिसर्च भी की है। रिसर्च का बहुत बड़ा लाभ अभी तक चाहे ग्रामीण को नहीं हुआ है, लेकिन रिसर्च की गई। पेमजी बोर उन्होंने ऐसा बनाया है कि एक पौधा 500 रुपये साल में एक काश्तकार को देने में सक्षम है। 3 साल बाद फलेगा, ये सही है, पर उसके पास पानी है, और उसके प्लांटेशन का रुपया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को देने का प्रावधान है। तो निश्चित रूप से हम थोड़ा सा दूरदर्शिता से काम करें तो इस रेगिस्तान में मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि हर खेत में पानी का भंडारण बने, उसको प्राथमिकता भी दी गई है नरेगा के कानून में। इसलिए वाटर कंजर्वेशन, और जहां संभव है कि हम रेगिस्तान में तो बना ही सकते हैं, आधा बीघा जमीन दे ही सकते हैं, तो उसमें ये भंडारण का काम सबसे पहले किया जाए, जो हमारी पशुपालन को और बागवानी को, और बागवानी भी न सही, जो हमारी 10 बीघा मोठ की खेती को, मोठ की खेती 60 दिन में पक जाती है, R40 का बीज डाला जाता है, और 60 मोठ आते हैं। राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है कि 60 दिन में मोठ की खेती हो जाती है। पहली खेती तो बारिश है, और उसके बाद एक पानी देने की आवश्यकता है। तो लाख लीटर का पानी जो है वो 10 बीघे को पानी देने में सक्षम है। 10 बीघा को पिलाया जा सकता है। जब वो फसल हमारी मरती है बिना बारिश के, तो हमारा कुंड भरा हुआ है, वो बारिश के कारण ही भरेगा, और पहली बारिश होने के बाद ही तो मोठ की खेती होगी। तो हम उस अपने पानी का उपयोग मोठ की खेती में कर सकते हैं, और 10 बीघा में कम से कम 20 क्विंटल, और अच्छी बीज की ज़मीन हो तो 25 क्विंटल, और कुछ ठीक ठाक ज़मीन है तो 30 क्विंटल, और कीमत है आजकल 3,000 रुपये 1 क्विंटल की। तो मैं 25 का आंकड़ा पकड़ लेता हूं कि 2.5 क्विंटल होगा, तो 75,000 की प्रोडक्ट उसको उस 1,40,000 के इन्वेस्टमेंट पर हर साल हो सकती है। 75 में आप उसका खर्चा मान लीजिए 20-25 हज़ार, तो भी 50,000 रुपये उस ग्रामीण को इस डेजर्ट में, जहाँ फसलें रोज मर रही है, दुर्भिक्ष पड़ रहा है, उसको मिले। ये बहुत सुकून देने वाली बात है। मैं अर्ज करना चाहूँगा, आपको हमको बड़ा सपना लेना पड़ेगा। हम जो दुर्भिक्षों के मारे हैं, हमको जल भंडारण हर खेत में करना है, ये सपना लेना पड़ेगा। और जहाँ जल भंडारण की ज़रूरत नहीं है, जैसे सीकर और ये सिरोही के इलाके में, पहाड़ी इलाकों में, और वहाँ जहाँ 100 फुट में पानी मिल रहा है और ज़मीन सिंचित हो रही है, वहाँ जल भंडारण न सही है, वो जल दोहन के माध्यम से अपन दूसरा काम करेंगे। और तीसरा, करौली जैसे एरिया में जहाँ ज़मीनें बहुत पक्की है, बारिश खूब है, वहाँ तो खेत में एक गड्ढा बना देते हैं, गहरा गड्ढा, उसमें पानी इकट्ठा कर लेते हैं, और पानी बारिश का, और वो जो पानी इकट्ठा है वो सोखता नहीं है, और उसी पानी से रबी की फसल में वो पानी दिया जा सकता है। तो अलग अलग टोपोग्राफी, अलग अलग भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन करके वहाँ कोई पक्के बनाने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ की ज़मीन ही पक्की है, वो इस तरह की है कि उसमें पानी रिश्ता नहीं है, और वो पानी जो है वो खेती के काम में आ सकता है, खेती में, बागवानी में, पशुपालन में, किसी में भी काम आ सकता है। तो मेरा निवेदन का थ्रस्ट ये है कि अब समय आ गया है, जबकि प्रावधान हो गए, कानून बन गया, प्रावधान भी काफ़ी अच्छे उपलब्ध है, कि अब इसको दिशा देने का काम किया जाए, नरेगा को दिशा दी जाए। आज तो नरेगा में जो काम कर रहे हैं, हमारे राजस्थान के बहुत अलग अलग जिलों से लोग पधारे हुए हैं। कहीं मजदूरी 40 रुपये भी है, कहीं मजदूरी 30 रुपये प्रति दिन की भी आ रही है।
70-80 की मजदूरी अपवाद है और 30, 40, 45 की मजदूरी आम है। ये हमारे सांगानेर के मित्र बैठे हैं, दूसरे मित्र बैठे हैं कि मजदूरी का औसत एक ही गांव में, गांव है नाथवाड़ा, तहसील लोणकंड सर, जो 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं काम पर, 2 ग्रुप्स की मजदूरी 80 रुपये है और जो 2 ग्रुप दूसरे हैं उनकी मजदूरी 30 है। एक हफ्ता वही है। क्यों? वो ठीक है, वो भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव के कारण वो नरेगा में भी तो नीचे तक जो गांव की राजनीतिक स्थितियां हैं, उस स्थितियों में वो जो भी भेदभाव है वो वहां पर खोए। वहां माप के आधार पर नहीं। आप माप क्या करेंगे? काम कितना सा करना है? 10 बाई 10 इंटू 1, 100 क्यूबिक फीट मिट्टी निकालनी है। ये उसका मापदंड है कि ये दिन का काम हो गया। 10 फुट लंबी, 10 फुट चौड़ी, 1 फुट गहरी, ये मिट्टी निकालनी। पर मिट्टी तो विभिन्न तरह की है। साधारण मिट्टी निकाली जा सकती है। बहुत मिट्टी ऐसी होती है कि जो पत्थर की तरह, और पत्थर की तरह जब मिट्टी थी तो हमने कभी कलेक्टर को ले जाके दिया कि ये सैंपल देखिए, क्या कोई आदमी 100 फुट खोद सकता है क्या इसको? फिर कलेक्टर ने एग्जामिन कराया, कलेक्टर बीकानेर थे, और आया कि नहीं ये तो बहुत हार्ड मिट्टी है। तो उन्होंने उसका मापदंड बदल के 25 इस क्यूबिक फीट किया। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये तो माप 10 बाई 10 बाई इंटू 1 तो दिया हुआ है, लेकिन अलग अलग गांवों की मिट्टियों की एग्जामिनेशन करके उसके अनुरूप उनको कितना खोदने से उनका दिन का काम पूरा हो जाएगा, ये मापदंड भी बनने चाहिए। मापदंड बनने नहीं चाहिए, बहुत आवश्यक है कि हर गांव में उसका चार्ट लगे कि यहाँ की मिट्टी इस तरह की है और इतनी मिट्टी आपको खोदनी है और उससे आपका काम पूरा होगा। पर यहाँ तो 5 आदमियों का ग्रुप बना रखा है नरेगा में, और 5 आदमियों के ग्रुप की मिट्टी वो जेईएन आता है, वही मापता है। अब कितनी तो मापता है, कितनी नहीं मापता है, और चाहे जैसे मनमर्जी से मस्टरॉल बन रहे हैं, देश भर में हो रहा है। और जितना करप्शन, जितना भ्रष्टाचार से पीड़ित ये योजना है, ये शानदार योजना जो है, वो भ्रष्टाचार का घुन इसमें लग गया है और इतना व्यापक पैमाने पर है कि मंत्री कह रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार है। अरे भाई कह तो रहे हैं, उपाय करिए ना। यदि राजस्थान में ग्रेवल रोड बननी है तो उसकी क्वालिटी की तो कोई गारंटी करे। अरे आखिर तो सरकार है, जूनियर इंजीनियर है, एईएन है, एक्सीएन है, और इस अफसरों की फौज को बढ़ाना हो तो बढ़ा लो, पर क्वालिटी तो इंश्योर करो कि हाँ ग्रेवल सड़क बनेगी तो 9 इंच ग्रेवल पड़ेगा और रोलर फेरने के बाद में 6 इंच ग्रेवल होगा। अन्यथा 2 इंच मट्टी डाली, 2 इंच ग्रेवल डाला और बिल तैयार है। जितना वो 6 इंच खा गए, 2 इंच कोई मान लिया कि हाँ ठीक है साहब वो तो हो गई, वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिल गया है और पेमेंट हो गया है, और फिर जांच करें, जांच करते रहिए। इस नरेगा में यदि सुधार करना है तो जो घोषणा की है भारत सरकार ने कि हम हर जिले में नरेगा का लोकपाल लगाएंगे, लोकपाल लगाइए। आज कलेक्टर के द्वारा जो जांच हो रही है वो बिल्कुल ऊपरी और निरर्थक जांच है। लोकपाल लगाइए, उसको इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दीजिए, और थोड़ा भय भी हो कि धन का दुरुपयोग को गंभीरता से लिया जाएगा और कोई फौजदारी मुकदमे बनेंगे, और इस नरेगा के एक्ट के तहत ही कोई अलग प्रावधान, विशेष प्रावधान डाला जाए कि क्वालिटी जो निर्धारित की गई है उसके अनुसार काम करोगे, उससे कम का काम करोगे, घटिया स्तर का काम करोगे, कम क्वालिटी, कम स्पेसिफिकेशन से आधा माल लगाओगे, 1/3 भी लगाओगे तो सब दंडनीय होगा। और 100%, वो 1-2% की बात अलग है कि वो कोई 99% तक लग गया, सब वो 1% सूद भर की मोटाई कम है। तो इन पर जब तक बहुत कड़ा दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक इस नरेगा के धन का उपयोग न तो ग्रामीण विकास में होगा और न ही इसके धन का उपयोग ये मजदूरी के माध्यम से भी। वो 100 रुपये कहाँ दिख रहे हैं? आधे से अधिक लोग हैं जो कि 40-45 के नीचे हैं। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अभी 22 जुलाई को भारत सरकार ने एक और नोटिफिकेशन छाप दिया
नरेगा के तहत, और उसके तहत ये जो काम हो रहे थे चयनित परिवार के खेत में, शेड्यूल कास्ट के खेत में, अनुसूचित जनजाति के खेत में, उसके अलावा छोटे किसान और मार्जिनल किसान, सीमांत किसान, उनके खेतों में भी वो सब व्यक्तिगत लाभ की सुविधाएं प्रदान कर दी गई है। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, मैं उसके पक्ष में हूँ कि ठीक है, छोटा किसान है तो उसको वो सुविधा मिले। वो यदि चयनित परिवार की सूची में नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, नहीं आ पाया तो। और सीमांत किसान है, ये तो छोटा किसान और फिर सीमांत किसान, कोई 4 बीघे वाला, कोई 8 बीघे वाला, और अलग अलग जिलों में इसकी माप भी कम बेशी होती रहती है कि इनको निश्चित रूप से इसका लाभ मिले। पर इसकी भी आलोचना कुछ लोग कर रहे हैं, मार्क्सवादी क्षेत्रों से इसकी आलोचना आई है। वो जो प्रोलेटेरिएट के हिमायती बनते हैं वो कह रहे हैं कि इसके खेत में, मार्जिनल फार्मर के खेत में और शेड्यूल सीमांत किसान के खेत में आप रुपया डाइवर्ट कर देंगे तो रुपए की कमी हो जाएगी दूसरे जो चयनित परिवार हैं, दूसरे परिवार हैं, उनके लिए। खैर, ये डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है, इसमें तो आदमी को तय करना है मुझे 100 दिन का रोजगार चाहिए और सरकार को वो रुपया वो काम उसको देना है। तो जब ये नीचे से सुनियोजित डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है तो नीचे की मांग के अनुरूप आपको अपना प्रावधान देना है, लीगल गारंटी है। और श्रम के अनुपात में 40%, श्रम है 60%, 40% रुपया सामग्री का आपको देना ही है। इसलिए ये जो भी सुधार 22 जुलाई को किया गया है ये बिल्कुल सुसंगत है। अब ये ठीक है कि वो उन्होंने जो इनकी काउंसिल बनी हुई है नरेगा की, उसके विचार नहीं किया। लोकसभा चल रही थी, वहाँ भी चर्चा नहीं की, और लोकसभा के चलते हुए ही वो नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो वो जो भी प्रक्रिया की चर्चा, प्रक्रियात्मक जो आपत्तियां हैं वो सही है, लेकिन सब्सटेंशियली, तात्विक रूप से जो कुछ किया गया है उसमें कोई कमी नहीं है। फिर भी इसके स्वरूप में जब तक 65% रुपया जल भंडारण के लिए ऊपर से निर्देशित नहीं होगा, नीचे की प्रज्ञा के आधार पर हम कभी भी हर खेत में पानी का सपना पूरा नहीं कर सकेंगे। इसलिए सरकार को भी अपनी प्रज्ञा का उपयोग, अपने निर्देशों का उपयोग, और ये जनहित में निर्देश हैं, जल भंडारण के निर्देश हैं। अब किसी को अच्छा ना लगे तो ना लगे, लेकिन वो जल भंडारण में तो प्राथमिकता जो दी है कानून में, उसकी क्रियान्विति की जानी चाहिए। मैं अर्ज करना चाहूँगा आपको कि केरल की सरकार ने नरेगा में ये प्रस्ताव दिया कि हम जो हमारे यहाँ कोकोनट का प्लांटेशन है, हम पुराना जो हो रहा है, जिसकी उम्र समाप्ति पर है, हम उसको पुराने को हटाकर नया प्लांटेशन नरेगा के तहत करना चाहते हैं। अब प्रस्ताव तो मुझे लगता है केरल सरकार ने जो दिया, वो केरल सरकार का रंग कुछ भी होगा, पर केरल प्रदेश के हक में और वहाँ के किसान के हक में लगा मुझे कि कोकोनट का प्लांटेशन रिन्यूअल नया हो जाए, पुराना जो खत्म होने को है उसकी जगह उसको काट दिया जाए, नया प्लांटेशन कोकोनट का कर दिया जाए नरेगा के तहत, तो कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार ने उस बात को स्वीकार नहीं किया और भारत सरकार ने उनके उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। दूसरा उदाहरण, पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा कि बहुत से चाय बागान बंद पड़े हैं और आप हमको इजाजत दें तो हम उन टी गार्डन्स में जो बंद पड़े हैं, क्योंकि चाय तो प्रकृति के द्वारा पैदा हो रही है और उसका प्लांटेशन किया हुआ है, बंद हो गया है तो कोई वित्तीय कारणों से बंद हो गए, कोई पार्टनरों के झगड़े से बंद हो गए, कंपनियों के डायरेक्टरों के झगड़ों से बंद हो गए, टी चाय बागान पर किसकी मिल्कियत रहे, किसका प्रभुत्व रहे, इन झगड़ों में बंद हो गए। पर चाय बागान तो है कि इसमें हम टी प्लकिंग नरेगा के माध्यम से करा लें तो चाय के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। भारत सरकार ने उस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया। तो हमारे इस प्रस्ताव को क्यों स्वीकार करेगी कि जल भंडारण के लिए 65% रुपया नीति निर्देश दे दें, कि देश भर के लिए नीति निर्देश हो जाए। सरकारों के लिए सुसंगत और बुद्धि संगत प्रस्तावों को और विवेक संगत प्रस्तावों को मानना आवश्यक नहीं है। सरकार तो बहुत ताकतवर चीज़ है, इसलिए उनके लिए आवश्यक नहीं है।
पर मैं ये कहता हूं, जो आप यहां विराजे हैं, कि सरकार तो सरकार है, ग्राम पंचायत में तो अपन हैं, गांव के नजदीक तो अपन हो सकते हैं। पर माफ करेंगे मुझे, हमारे बहुत बड़े विद्वज्जन और बहुत संयोजक महोदय और हमारे संगठक महोदय यहां विराजे हैं। भारतीय जनता पार्टी ग्राम स्तर पर नरेगा की चिंता का संगठन नरेगा की चिंता कम करता है, जानकारी भी कम रखता है। यदि कोई संभव हो सके तो निश्चित रूप से यदि हमारे ही कार्यकर्ता बंधु नरेगा को महत्व देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो हम देखना चाहते हैं, हम गांव में जो अर्थव्यवस्था में बदलाव देखना चाहते हैं, उस दिशा में यदि हम उसके वार्षिक कार्य योजना को ले जाने की क्षमता रखें, तो शायद हमारी उस योजना को सीपी जोशी साहब भी संशोधित नहीं कर सकेंगे। उनको बाउंड है वो कि श्रमिकों को देना है और उसके अनुपात में 40% रुपया सामग्री का देना है। ऊपर वाले निर्देश दे सकते हैं, ऊपर वालों ने एक्ट में निर्देश दिए भी हैं, पर हम भी तो कुछ करें। आज कितने ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्य योजनाओं में हमारा सीधा सीधा प्रभाव या दखल और हमारा सोच या उस गांव के लिए हमारा जो सोच है वो परिलक्षित होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर व्यापक रूप से जो सार्वजनिक जीवन में है उनके लिए विचार करने की आवश्यकता है कि इसको भी अपना एजेंडे में शामिल करें, अपने कार्य एजेंडा में शामिल करें कि नरेगा में क्या हो और क्या ना हो, और जो हो रहा है वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको हमें निश्चित रूप से देखने की आवश्यकता है। मैं ये अर्ज करूंगा कि इससे बड़ा कार्यक्रम रोजगार देने का अन्य सरकारों ने भी कुछ किया। वैसे महाराष्ट्र में सबसे पहले ये गारंटी स्कीम शुरू हुई, तो हमारे देश में जो नरेगा का कानून बना उसकी पूर्वाधिकारी तो महाराष्ट्र सरकार है कि उन्होंने वो योजना वहाँ लागू की थी। लेकिन अन्य देशों ने भी जो एक्सपेरिमेंट किए हैं सार्वजनिक रोजगार को बढ़ावा देने में, उस सब प्रयत्नों में ये प्रयत्न मैं समझता हूँ नरेगा का जो एफर्ट है नरेगा के लिए और नरेगा के जो कानून की जो प्रावधान है, जहाँ हमें 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित है और गारंटीड है, ऐसा बड़ा व्यापक कोई और प्रोग्राम और किसी सरकार ने नहीं किया है। कनाडा की सरकार ने एक बार, कनाडा की परिस्थितियां भिन्न है, बहुत बड़ा समुद्र है उनके वहाँ, तो उनके यहाँ एक कानून है कि 10 सप्ताह जो आदमी काम कर लेगा उसको फिर 42 सप्ताह का अनएम्प्लॉयमेंट डोल या अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी कह दीजिए कि बेरोजगार भत्ता वो उनको मिलेगा। तो लोगों ने कहा साहब मछलियाँ, तो वहाँ के लोगों में ये आया कि मछलियाँ तो मर रही है, तो किया क्या जाए। तो समुद्र के किनारे कनाडा की सरकार ने बोले फिशिंग स्ट्रक्चर बनाओ, और फिशिंग स्ट्रक्चर बनाने का काम शुरू किया। तो समुद्र के किनारे 50,000 फिशिंग स्ट्रक्चर, वो जो भी उसका पैमाना था, इतने किलोमीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर बनेगा, एक यहाँ है, एक 2 किलोमीटर की दूरी पर, फिर 2 किलोमीटर की दूरी पर वो स्ट्रक्चर बने। तो स्ट्रक्चर तो बेकार पड़े, स्ट्रक्चर्स तो बेकार पड़े, पर उसके कारण जिन लोगों की 10 हफ्ते के काम की पूर्ति हो गई वो उस कैटेगरी में आ गए कि 42 हफ्ते का उनको बेरोजगारी भत्ता जो है वो मिल रहा है। तो मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है कि प्रयत्न अन्य सरकारों ने भी सार्वजनिक रोजगार को देने के किए हैं, लेकिन हमारा ये प्रयत्न, भारत के लोकतंत्र का ये प्रयत्न सबसे बड़ा है। पर ऐसा ना हो कि जिस तरह उन्होंने अनावश्यक स्ट्रक्चर बना दिए कि इस नरेगा में भी ये जो हम बना रहे हैं बिना सोचे समझे, रूरल कनेक्टिविटी के नाम पर सड़कों पर जोड़ और 60-70% रुपया उसी में, और सार्वजनिक जोड़ों पर आप जरा गौर करें। रूरल कनेक्टिविटी का एक उदाहरण दूंगा आपको। एक गांव से दूसरे गांव पक्की सड़क है 20 किलोमीटर की, और उस गांव की मुख्य सड़क से 4 किलोमीटर दूर एक गांव है, और उस गांव से वापस
एक सड़क लूणकरणसर है, एक काड़ू है, 20 किलोमीटर की दूरी है। अब जिसको सड़क पर चलना है वो इस सड़क पर आ जाएगा। 4 किलोमीटर दूरी का गांव वाला कहता है, उसकी पंचायत कहती है कि हम तो कच्चे रास्ते में ग्रेवल रोड कालू तक बनाएंगे। वो कलेक्टर साहब ने मंजूर कर दिया, 35 लाख रुपया उसका हुआ। वो टोटल वेस्ट है, न तो वहां से कोई चलेगा, न ऊंट गाड़ा चलेगा, न कोई आदमी चलेगा। सबको मालूम है 4 किलोमीटर इधर गए, वो पक्की सड़क है तो जुड़ा हुआ है, एक दूसरी तरफ भी वो जाएगा और वो उस मोड़ पर काड़ू की बढ़िया स्टेट हाईवे है, वहां से चलेगा। आवश्यक है कि कार्य योजनाओं को मंजूरी देने से पहले यदि स्पष्ट से मालूम पड़े कि ये बिल्कुल बेकार का खर्चा है, तो कहीं तो कोई प्रावधान, कहीं तो कोई अंकुश होना ही चाहिए कि उस फिजूल खर्ची को हम ना होने दें। लोकतंत्र का नरेगा में जहां हम विकेंद्रीकरण की ओर जा रहे हैं कि कार्य योजना सर्वोपरि है, बहुत खुशी की बात है कि वो सर्वोपरि है, पर कार्य पंचायत को भी ये अधिकार तो नहीं दिया जा सकता कि वो पेटेंटली दिखता हुआ अनावश्यक खर्च, फिजूल खर्च कर दे और वो 35 लाख की कैटेगरी का कर दे। ओके, 35 हो चाहे 25 हो चाहे 15 हो, कि उस कैटेगरी का कर दे। इसलिए इन कार्य योजनाओं का समुचित परीक्षण भी जिले के स्तर पर किया जाना और उसमें जो अनावश्यक खर्च दिखता है वो उसको समाप्त करना, वो बहुत आवश्यक है। मैं आपका ध्यान अब सार्वजनिक जोड़ों की तरफ ले जा रहा हूं। सार्वजनिक जोड़े जिसमें जो हमको दिखाए डॉक्टर अनुपम मिश्र ने, उस तरह के नहीं, जिनको हमने 50 साल तक खोदा अकालों में, और 50 साल तक खोदते खोदते उनके वो मिट्टी जो पानी को कंटेन करती थी, पानी को सुरक्षित रखती थी, पानी को नीचे नहीं जाने देती थी, उस मिट्टी को भी खोद खाद के और हमने डाल दिया और नीचे फिर रेत की परत निकल गई। ऐसे 40,000 गांवों में हमारे यहाँ एक एक गांव में 4-4 जोहड़ हैं एवरेज पर। 1,60,000 जोहड़ राजस्थान में औसतन होने चाहिए। एक्चुअल गिनती में हो सकता है वो 1.5 लाख हो जाए, कोई 2 लाख हो जाए। इन सार्वजनिक जोड़ों में 1% जोड़ों में भी पानी का टिकाव नहीं है। आप ध्यान करें, 1% सार्वजनिक जोड़ों या तालाबों जिसको अपन कहते हैं, उनमें पानी का टिकाव नहीं है। हम 50 साल तक खोदते रहे हैं उन्हीं जोड़ों को, और 50 साल का यदि वाकई में आप मस्टर रोल्स का आंकड़ा देखेंगे कि कितने लोगों को रोजगार दिया और कितने रुपए का दिया, तो एक एक जोड़ पर 2 करोड़ 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पिछले 50 सालों में हो चुका है, और पानी का ठहराव एक बूंद भी नहीं है। सार्वजनिक जोड़ों का पानी के टिकाव में पानी का टिकाव हो, उसके लिए आप खाली अनस्किल्ड लेबर हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं इस नरेगा के कानून में, उस पर भी निर्भर न रहिए। आपको पूरी पीएचडी को लगाना पड़ेगा, पूरे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को लगाना पड़ेगा कि हमारे गांव के जोड़ों का यदि आगोर नहीं है तो तुम ब्लूप्रिंट बना के लाओ कि आगोर कहाँ हो सकता है इसका। आखिर तो जहाँ जोड़ है कभी न कभी तो आगोर रहा ही है, आगोर नहीं रहता तो वहाँ जोड़ बनता ही कैसे। आगोर का मतलब है कैचमेंट एरिया, जहाँ से पानी वर्षा का बह करके उस तालाब में आता है। तो सरकार के पास बहुत बड़ा काम है, समाज के पास बहुत बड़ा काम है। आवश्यक नहीं सरकार ही करे, हमारे ग्रामीण नेता करें। अरे भाई 10-20 हज़ार रुपये अपने पास से खर्च करने, तो भी किसी समझदार एक्शियन से बात करके उसका आगोर का प्रिंट, आगोर में कितने रुपए का खर्चा हो, कोई पक्की नाली बननी है तो बने, कोई खाड़ा बनना है तो बने, कि 1-2 किलोमीटर से पानी आकर के उस भाव उसमें टके। और उस सार्वजनिक जोहड़ की 2 साइड पक्की करनी हो तो पंचायत प्रस्ताव भेज दे, और 3 साइड पक्की करनी हो तो भी भेज दे, और 4 साइड पक्की करनी हो और उसका आगोर में कोई 2 किलोमीटर की लंबी वो खाड़ा पक्का करना है, प्रस्ताव भेजे। और प्रस्ताव भेज के, और जब वो 60-40 के रेशो को में कोई आपत्ति आएगी तब देखेंगे, लेकिन आप प्रस्ताव तो भेजें। हम स्वयं अपने स्तरों पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर, इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है कि किसी न किसी जोड़ में तो 3-4 महीने का पानी टिके। आखिर हमारे जोड़ों में पानी नहीं टिकता तो हम रेगिस्तान में टिकते ही कैसे। हर गांव जो है वो किसी न किसी कुएं पर, किसी तालाब पर, किसी बड़े पानी के भंडार पर ही टिका हुआ है,
और इसीलिए हमारे गाँव के पीछे सर लगता है। सर का मतलब है तालाब। हजारों गाँवों के पीछे सर लगा हुआ है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अभी भी आंख खोलें हम। अकालों में हमने इन सारे जौहरों को बर्बाद कर दिया खोदते खोदते, और अब जो धन उपलब्ध है नरेगा के तहत, उस धन का उपयोग सार्वजनिक जौहरों का निर्माण करें। उसका कैचमेंट एरिया कोई खत्म हो गया है, कोई अतिक्रमण है, तो पूरे गांव के लिए आवश्यक है तो अतिक्रमणों को भी हटाया जाए और जल के प्रवाह को रोक कर कोई भी ना रोके। आज इस जयपुर शहर में, जयपुर के बहुत बड़े बड़े नेता लोग बैठे हैं, रामगढ़ का बंदा बनाया गया, राजाओं ने बना दिया बहुत 250 साल पहले, 300 साल पहले, और फिर उसके सारे कैचमेंट एरिया में एनीकट बन गए और रामगढ़ के बंदे में अब पानी नहीं है। तो ये जो स्थितियों का दिग्दर्शन बहुत तो काफ़ी डॉक्टर अनुपम मिश्र जी ने किया, और कुछ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि सार्वजनिक जौहरों को बनाना है, पुनर्निर्माण करना है, उनका रिनोवेशन करना है, पुनरुद्धार करना है, और उनका करने से जितना दबाव हमारी जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी योजनाओं पर नहर पर कम होगा, उतनी हमारी नहर की सिंचाई में वृद्धि होगी। और पानी ही लेते रहेंगे नहर से तो निश्चित रूप से नहर के सिंचाई का पानी कम और पीने का पानी अधिक हो जाएगा। इसलिए मैंने मोटे तौर पर आज इस कार्यक्रम को री इंजीनियरिंग किए जाने की आवश्यकता है, नीति निर्धारकों के स्तर पर और देश के पैमाने पर, और प्रत्येक प्रदेश के स्तर पर इसमें किन किन क्षेत्रों में किस किस बात को प्राथमिकता दी जाए, ये गाइडलाइंस और मोटे तौर पर नीति निर्देश बहुत आवश्यक हैं। मैं मेरी बात को लंबा नहीं करूंगा, मैं वैसे ही शायद 45 मिनट मुझे हो गए हैं, 45 हो गए, 50 हो गए, मुझे ध्यान नहीं है। तो मैं इतना ही आपसे अर्ज करूंगा कि यदि अध्यक्ष महोदय चाहेंगे तो मैं कुछ सवालों का जवाब देने का प्रयत्न करूंगा, और इसी निवेदन के साथ कि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है नरेगा, और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी की भागीदारी, प्रत्येक चिंतक और प्रत्येक विचारक की भागीदारी आवश्यक है, और ये भागीदारी पंचायत स्तर से शुरू होनी चाहिए, और ये भागीदारी बिल्कुल गांव का पुनर्निर्माण करने, गांव को मॉडल गांव बनाने के उद्देश्य से, और उसकी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण इस धन से करने के उद्देश्य से की जानी चाहिए। इसी निवेदन के साथ मैं स्वदेशी जागरण मंच का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।